स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाई और मिस्टर शाओ रोमांस कर रहे होते हैं। जाई बताती है कि वैसे तो कहने को मैं एविएशन ग्रुप की बेस्ट फ्लाइट अटेंडेंट हूँ, लेकिन प्राइवेटली मैं कैप्टन शाओ की सीक्रेट लवर हूँ। यहीं से स्टोरी 4 साल पहले के फ्लैशबैक में जाती है। मिस्टर शाओ जाई के पास आता है। वो पूरा ड्रंक होता है और कहता है, वेन, अब मेरे पास स्टेटस और पैसा दोनों है, अब तो तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे ना। और वो उसे किस करने लगता है, लेकिन जाई उसे पुश करके कहती है, मैं वेन नहीं हूँ। शाओ कहता है, पर तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड तो हो ना। और वो फिर से उसे किस करने लगता है। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। जाई बताती है कि पिछले 4 साल से हम साथ हैं, लेकिन शाओ अब भी सिर्फ उसी से प्यार करता है। वो दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह उठने के बाद शाओ जाई को बोलता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना मत भूलना। तभी जाई के फोन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड वेन का मैसेज आता है, जाई मैं वापस आ रही हूँ। जाई खुद को समझाने लगती है कि शाओ उसे पसंद नहीं करता, तो उसे चुपचाप इन दोनों के बीच से हट जाना चाहिए। जैसे ही शाओ वापस आता है, वो कहती है, चलो ये सब खत्म करते हैं। जाते जाते वो सोचती है, क्या तुम्हें कभी भी मुझसे प्यार नहीं हुआ? और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जाई अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट जा रही होती है। तभी उसकी एक कॉलीग सिवी कहती है, मैंने सुना है मिस्टर शाओ की शादी होने वाली है। उन्होंने इंग्लैंड में रिंग्स बाय की हैं। तभी दूसरी कॉलीग बोलती है, वैसे तुमने तो अपनी शिफ्ट चेंज कर ली है ना। जाई कंफ्यूज होकर कहती है, पर मैंने तो शिफ्ट चेंज के लिए कहा ही नहीं था। तभी वहां वेन आ जाती है और कहती है, मैंने अप्लाई किया था। वो दोनों साथ में कैफेटेरिया में जाते हैं। वेन बोलती है, तू सोच भी नहीं सकती जब मैं अब्रॉड में थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। पता है, फॉरेन में मेरा किसी और मैन के साथ 1 नाइट स्टैंड हो गया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा हुआ डाइवोर्स के टाइम पे कोर्ट ने मेरी डॉटर की कस्टडी मेरे एक्स हस्बैंड को दे दी, वरना मैं अकेली नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची के साथ वापस आती। जाई शॉक होकर पूछती है, तुम्हारी एक डॉटर भी है? वेन हंसकर कहती है, हाँ, और तो और उसको जन्म देने की वजह से मेरे स्टमक पर स्कार भी है। ये सुनकर जाई भी अपने स्टमक को टच करने लगती है। वेन आगे कहती है, मैं तो मिस्टर शाओ के साथ बेबी करना चाहती थी, पर गलती से किसी और के साथ ही हो गया। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं शाओ के साथ अपना रिलेशनशिप फिर से कंटिन्यू करूंगी। और फिर पूछती है, वैसे इन 4 सालों में उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया होगा ना? जाई थोड़ा हिचकिचा कर कहती है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर एग्री नहीं थे ना? फिर वेन कूल होकर जवाब देती है, शाओ अब पहले जैसा पुअर बॉय नहीं रहा। उसके पास अब स्टेटस और वेल्थ दोनों है, तो मेरे पेरेंट्स जरूर मान जाएंगे। वैसे तुम दोनों तो एक ही कंपनी में वर्क करते हो ना, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो ताकि शाओ को दोबारा मुझसे लव हो जाए और वो फिर से मेरे पास आ जाए। तभी जाई को याद आता है कि जब वे कॉलेज में थे, उसे पहली नजर में ही शाओ पर क्रश हो गया था। लेकिन तभी वहां वेन आ गई और बोली, जाई, कितना हैंडसम है ये लड़का, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए लव लेटर लिखने में हेल्प करोगी? और फिर जाई के लिखे लव लेटर से वेन ने शाओ को इम्प्रेस कर लिया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। जाई उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहां शाओ आ गया। वो आकर जाई की साइड वाली चेयर पर बैठने लगता है, लेकिन जाई वहां अपना पर्स रख देती है और फिर वो वेन की साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। वेन एक्साइटेड होकर कहती है, तुम्हारा जो चेयरमैन है वो मेरे डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो मैंने शेमलेसली उन्हें कॉल करके बोल दिया था कि तुम दोनों की शिफ्ट चेंज कर दे ताकि तुम लोग मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको। आई होप तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। शाओ कूल अंदाज में कहता है, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। वेन फिर बोलती है, वैसे तुम दोनों सेम कंपनी में वर्क करते हो, है ना? लेकिन जाय कहती है, बट हम रेयरली मिलते हैं तो हम एक दूसरे को इतना अच्छे से नहीं जानते। शाओ थोड़ा स्मर्क करते हुए बोलता है, अच्छा, तो क्या सच में तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती? तभी वेन कहती है, अरे मैंने सुना है मिंग भी आया है, तुम उससे मिली क्या जाई? शाओ सरप्राइज होते हुए पूछता है, ये मिंग कौन है?
वेन एक्साइटेड होकर बताती है, जिस यूनिवर्सिटी में तुम टॉप किए थे उसी का सेकंड टॉपर था। बाय द वे, वो जाई को बहुत लाइक करता था। उसने तो जाई को प्रपोज भी किया था। शाओ का मूड तुरंत ऑफ हो जाता है और बिना कुछ बोले वो वॉशरूम चला जाता है। वेन जाई से स्मर्क करते हुए कहती है, देखा, शाओ अभी भी मुझे पसंद करता है, इसलिए तो वो मुझसे मिलने आया। वैसे पता है, मैंने सुना है लास्ट वीक उसने एक रिंग बाय की है। लग रहा है वो मुझे प्रपोज करने वाला है। तभी शाओ का कॉल आता है तो जाई वहां से निकल जाती है, ये कहकर कि कंपनी से कॉल है। शाओ अचानक पीछे से आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जाई शाओ को दूर हटाते हुए बोलती है, वेन अभी भी यहीं है, उसने देख लिया तो। शाओ थोड़ा शरारती एक्सप्रेशन में बोलता है, देख लिया तो देख लिया, उसे पता तो चलना चाहिए कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कैसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड को सिड्यूस किया। जाई गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें सिड्यूस किया? प्लीज ये मत भूलो कि उस रात तुमने शुरू किया था। एंड वैसे भी अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिलेगा तो मैं यही चाहूंगी कि तुमसे कभी ना मिलूं। शाओ बोलता है, अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो मेरे साथ थी ही क्यों? जाई बिना झिझक जवाब देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस टाइम मुझे पैसों की जरूरत थी, मेरी ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट के लिए, और उस टाइम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि तुम मुझे पैसे दे रहे थे। तभी वेन वहां आ जाती है और थोड़ा सस्पिशियस होकर पूछती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जाई तुरंत बात बदलते हुए बोलती है, अरे हम तो ऑफिस की बातें कर रहे थे। शाओ तुरंत सिचुएशन हैंडल करने के लिए वेन को एक्सक्यूज देकर वहां से ले जाता है और जाई से सवाल करने लगता है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मिंग तुम्हें पसंद करता था? जाई इरिटेशन में बोलती है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन शाओ जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है। जाई उसे जोर से पुश करके दूर हटाती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें वेन चाहिए थी ना, वो तुम्हें मिल गई। फ्लैशबैक में शाओ का एक कॉलीग उससे कहता है, भाई तुम दो दो नाव में पैर रखोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। पर शाओ कैजुअल अंदाज में हंसकर बोलता है, अरे नहीं भाई, जाई तो बस फन के लिए है। प्रेजेंट में वापस आते ही जाई खड़े लहजे में कहती है, जो भी हमारा मतलब का रिश्ता था वो अब खत्म हो चुका है, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने। शाओ सडनली अग्रेसिव हो जाता है और जाई को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जाई उसे एक जोरदार स्लैप मारकर वहां से जाने लगती है। शाओ गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या पता तुमने यहाँ से जाने के बाद सबको हमारे बारे में बता दिया हो और मेरी रेप्यूटेशन खराब कर दी हो। जाई बिना हिचक कहती है, मैं कसम खाती हूँ, इस दरवाजे से बाहर जाने के बाद मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं रहेगा और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। शाओ ये सुनकर पूरी तरह से पिस्ड ऑफ हो जाता है और गुस्से में मैनेजर को कॉल करके रिक्वेस्ट करता है कि जाई की सारी फ्लाइट्स सिर्फ उसी के साथ असाइन की जाए। नेक्स्ट सीन में जाई मैनेजर से स्केड्यूल चेंज करने को कहती है, लेकिन मैनेजर साफ मना कर देता है, सॉरी तुम्हारी फ्लाइट चेंज नहीं हो सकती, तुम्हें कैप्टन शाओ के साथ ही जाना होगा। जाई अनॉयड होकर वहां से निकलती है, लेकिन पीछे से मिंग आता है और अचानक से टकरा जाता है, जिसकी वजह से जाई गिरने लगती है, पर मिंग उसे संभाल लेता है। स्टोरी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां मिंग ने जाई को प्रपोज किया था, लेकिन जाई को सिर्फ शाओ पसंद था, इसलिए उसने मिंग को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मिंग फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चला गया था। जाई सरप्राइज होकर पूछती है, इतने सालों बाद यहाँ कैसे? जिस पर वो बताता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो वह कंट्री वापस आ गया और वो जाई को कॉफी के लिए इनवाइट करता है। पर तभी मिस्टर शाओ भी वहां आ जाते हैं और जाई के शोल्डर पर हैंड रख के कहते हैं, जाई अभी बिजी है तो वो तुम्हारे साथ कॉफी पर नहीं जा सकती। मिंग कहता है, वेन कंट्री वापस आ गई है तो जाई से तुम्हारा क्या काम? शाओ जवाब देता है, उसके बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तभी जाई शाओ को दूर हटाती है और कहती है, मैं आपको इतने अच्छे से नहीं जानती, तो आप प्लीज थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। और मिंग जाई का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। मिंग
जाई को अपने ऑफिस में लेकर आता है और कहता है, क्या इतने सालों के बाद भी तुम शाओ को लव करती हो? लेकिन जाई कहती है, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तभी मिंग जाई को एक फाइल देता है और बताता है कि उसकी आंटी जब यंग थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने एक बेबी को जन्म दिया था, लेकिन ग्रैंडपा के डर से उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई थी और वो बेबी को वहीं पर छोड़ आई। अब उन्हें कैंसर है और उनकी लास्ट विश है कि वो अपने बेबी को देख सकें। वो बताता है कि उसकी आंटी ने बेबी को बर्थ जाई के होम टाउन में ही दिया था, तो क्या तुम उसे खोजने में मेरी मदद कर सकती हो? जाई कहती है, उस समय तो मैं बहुत यंग थी। कोई बात नहीं, मैं अपनी ग्रैंडमा से इसके बारे में बात करके बताऊंगी। वो खड़ा होता है और एक जेंटलमैन की तरह जाई को डिनर के लिए पूछता है और जाई हाँ कर देती है। वहीं दूसरी ओर शाओ इस सोच में डूबा था, क्या सच में जाई मिंग को पसंद करती है? तभी वहां वेन आती है और मिस्टर शाओ को थैंक यू करती है कि वो उसे पार्टी के लिए पिक करने आया है, और दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। मिंग और जाई भी उसी पार्टी में आए हुए होते हैं। मिंग कहता है, मेरे फ्रेंड्स को भी पता चल गया है कि मैं वापस आ गया हूँ, तो उन्होंने जिद करके मुझे यहाँ बुला लिया। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हम वापस चल सकते हैं। लेकिन जाई कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं भी अपने कलीग से मिल लूंगी। तभी वेन और शाओ भी वहां आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वेन जाई से कहती है, तुम अभी तक सिंगल हो और मिंग भी तुम्हें पसंद करता है, तो क्यों ना तुम उसे एक चांस दे दो। तुम उसके साथ बहुत ज्यादा खुश रहोगी और हम चारों एक साथ वेडिंग करेंगे। जाई हंसते हुए कहती है, वैसे आज तुम इतनी रेडी क्यों हो? वेन एक्साइटेड होकर धीरे से कहती है, हाँ क्योंकि मैं आज मिस्टर शाओ को प्रपोज करने वाली हूँ। और तभी उनका एक फ्रेंड खड़ा होकर कहता है, एवरीवन बी अटेंटिव, आज वेन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहने वाली है। लेकिन जाई बहाना बनाकर वहां से वॉशरूम जाने लगती है, पर शाओ उसे रोकते हुए कहता है, पहले उसकी बात तो सुन लो फिर चले जाना। यह देखकर कि वेन शाओ के लिए गाना गाकर उसे प्रपोज कर रही है, जाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिंग उसे देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जाई हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ी ठंड लग रही थी। मिंग फौरन अपना कोट उतार कर जाई को पहना देता है। इसके बाद सब लोग मिलकर ट्रुथ एंड डेयर खेलने का फैसला करते हैं। पहला टर्न वेन का आता है और वह खुद को डेयर देती है कि उसे शाओ के साथ वाइन पीनी होगी। वह ऑर्डर देती है और जब जाई वाइन ग्लास में ड्रिंक सर्व करने लगती है तो दोनों वाइन पीते हैं। उनके कॉलीग क्लैप करने लगते हैं। अगले टर्न में ट्रुथ शाओ पर आता है। जाई मुस्कुराकर उससे पूछती है, अपने लव को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। शाओ बिना रुके जवाब देता है, सोलमेट। यह सुनते ही वेन खुशी से शाओ को गले लगा लेती है और जाई बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से हट जाती है। मन ही मन सोचती है, शायद इसी वजह से मैं कभी शाओ के दिल में जगह नहीं बना पाई। मिंग ध्यान देता है कि जाई थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है, तो पूछता है, अगर तुम ठीक फील नहीं कर रही हो तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। पर जाई कहती है, मैं बस वॉशरूम जा रही हूँ, और वहां से चली जाती है। लौटते वक्त उसकी नजर शाओ पर पड़ती है, जो उसे स्टेयर्स पर खड़ा देख रहा होता है। जैसे ही वह वहां से निकलने लगती है, शाओ अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? जाई उसकी बात को अनसुना करते हुए जाने लगती है, पर शाओ उसका फोन छीन लेता है। स्क्रीन पर देखते ही उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है। लव के नाम से सेव किया ये नंबर कौन है, मिंग या कोई और? जाई तेजी से फोन वापस लेते हुए कहती है, अब जब तुम्हारी फियांसे है तो तुम किसी और लड़की को इस तरह टच नहीं कर सकते। शाओ थोड़ा पीछे हटता है, पर उसकी आवाज में अब भी नाराजगी झलकती है। इन 4 सालों में मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर भी तुम मुझसे दूर जा रही हो। जाई की आंखों में एक अजीब सी उदासी आ जाती है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या चाहती थी? बात वहीं खत्म करके वह वापस पार्टी में लौटती है। मिंग उसे देखता है और कहता है, मेरी फैमिली से कॉल आया था, आंटी की तबीयत और खराब हो गई है। हमें जल्दी से उनके खोए हुए बच्चे को ढूंढना होगा। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? जाई तुरंत हामी भर देती है। फिर से ट्रुथ एंड डेयर का खेल शुरू होता है और इस बार डेयर मिंग पर आता है।
वेन हंसते हुए कहती है, तुम्हें जाई को किस करना होगा। ये सुनते ही शाओ भड़क उठता है। तुम ये क्या कर रही हो? मिंग भी असमंजस में पड़ जाता है, पर खेल को बनाए रखने के लिए वह जाई के होठों को हल्के से छूता है। जाई तुरंत कहती है, अब बहुत देर हो गई, मुझे घर जाना चाहिए, और वहां से चली जाती है। मिंग भी उसके पीछे जाता है, जबकि शाओ का दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। बाहर आते ही मिंग जाई से पूछता है, क्या तुमने मुझे सिर्फ शाओ को जलाने के लिए किस किया? जाई अफसोस से कहती है, सॉरी, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मिंग उसे समझाते हुए कहता है, अगर कभी तुम शाओ को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जाई हंसते हुए कहती है, मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती। मिंग धीरे से कहता है, तुम दुनिया की सबसे अच्छी चीज डिजर्व करती हो। जाई सोच में पड़ जाती है। उसे याद आता है जब उसने शाओ को एक नया टॉप दिखाया था तो तारीफ करना तो दूर की बात, बल्कि उसने तो उसे दोबारा न पहनने की हिदायत दी थी। आज तक किसी ने मुझे इस तरह का कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। मिंग मुस्कुराकर जाई को गले लगा लेता है और ये सब शाओ देख लेता है। गुस्से में वह वहां से चला जाता है। मिंग जाई को उसके घर छोड़ने जाता है और जैसे ही जाई घर में एंटर करती है, उसकी बेटी स्वीटी दौड़कर उसके पास आती है। मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मी, डॉक्टर ने कहा कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। फिर आप अपना वादा पूरा करोगी ना? मुझे एक डैडी लाकर दोगी ना? जाई उसकी मासूमियत पर हल्की मुस्कान देती है और प्यार से सिर सहलाते हुए हामी भर देती है। वह स्वीटी को सुलाने लगती है। तभी उसकी ग्रैंडमाँ पास आकर बैठ जाती है। क्या तुम स्वीटी के फादर के साथ थीं? वे गंभीरता से पूछती हैं। जाई हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब देती है, हम दोनों अब अलग हो चुके हैं। ग्रैंडमाँ चिंतित स्वर में कहती है, स्वीटी अब बड़ी हो रही है, उसे एक पिता की जरूरत है। तुमने भी उसकी बीमारी के चलते बहुत कुछ सहा है और मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं बचा। मेरी आखिरी ख्वाहिश बस यही है कि तुम्हें एक खुशहाल परिवार के साथ देख सकूं। जाई धीरे से कहती है, मैं समझ गई, मैं स्वीटी के लिए एक अच्छा पिता जरूर ढूंढूंगी। वह ग्रैंडमाँ को एक मैसेज भेजकर आंटी के बारे में पूछती है। ग्रैंडमाँ बताती हैं कि कई साल पहले एक महिला उनकी बिल्डिंग में रहती थी जिसने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसके पिता ने उसे बुरी तरह फटकारा और गुस्से में कहा कि उसकी वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। वह चिल्लाते हुए कह रहा था कि उसकी पूरी फैमिली टूट गई है और इसी गुस्से में उसने उस महिला को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था। ग्रैंडमाँ की आंखों में एक दर्द भरी चमक आ जाती है। मुझे इस घटना के इतने बुरे सपने आते थे कि जब तक मैंने तुम्हें गोद नहीं लिया, मेरा मन शांत नहीं हुआ। जाई सोच में पड़ जाती है और कहती है, वो महिला शायद मिंग की आंटी थी। दूसरी ओर ग्रैंडमाँ को याद आता है कि जब वह अस्पताल में भर्ती थीं, तब मिंग ने उनकी कितनी देखभाल की थी। वह मुस्कुराकर कहती हैं, मिंग बहुत अच्छा इंसान है। मुझे लगता है कि वही स्वीटी के लिए सही पिता साबित होगा। उधर वेन शाओ के पास आती है और उत्साहित होकर बताती है, मेरी फैमिली को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया है और वे इसे पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने तो तुम्हें डिनर पर भी इनवाइट किया है। शाओ बिना किसी खास एक्सप्रेशन के कहता है, आज मैं बिजी हूं, किसी और दिन चलेंगे। इसी बीच फ्लाइट क्रू को पता चल जाता है कि शाओ की एक गर्लफ्रेंड है। एक फ्लाइट अटेंडेंट जाई पर तंज कसती है, जिसे सुनकर मिंग वहां आ जाता है। जाई चौंकते हुए पूछती है, तुम यहाँ कैसे? मिंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये एयरलाइन मेरी ही है, मैं इंस्पेक्शन के लिए आया था और तुमसे मिलने भी। इसके बाद वह जाई को एक गिफ्ट देता है। जाई आश्चर्य से पूछती है, अचानक ये गिफ्ट क्यों? मिंग हल्के अंदाज में कहता है, बस तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तभी किसी की आवाज आती है, जल्दी आओ, यहाँ कुछ हो रहा है। वे दोनों उस ओर भागते हैं और देखते हैं कि वेन सिवी को मार रही होती है। वेन गुस्से में चिल्लाती है, तुमने शाओ की वॉच पहनी हुई है और उसका फेवरेट परफ्यूम भी लगाया है, क्या तुम भी उसकी लवर हो? सिवी जल्दी से सफाई देती है, नहीं, ये सब जाई ने मुझे गिफ्ट किया था। जाई तुरंत बीच में आकर वेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वेन का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। बात बढ़ती चली जाती है
और इसी धक्का मुक्की में जाई को चोट लग जाती है। तभी अचानक शाओ वहां पहुंचता है। बिना कुछ कहे वह जाई को उठाकर अपने साथ ले जाता है। सिवी जाई की चोट पर दवाई लगा रही होती है। जाई धीमी आवाज में माफी मांगती है। सिवी थोड़ा झिझकते हुए पूछती है, तुम और शाओ, क्या तुम दोनों कभी साथ थे? कुछ पलों की खामोशी के बाद जाई हल्की आवाज में जवाब देती है, हाँ, हम साथ थे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। सामने से शाओ और मिंग वहां आते हैं। शाओ जाई का ध्यान रखता है तो जाई अपनी वॉच निकालकर शाओ को देती है और बोलती है, मैं घर जाते ही आपकी दी हुई सारी चीजें फेंक दूंगी ताकि वेन को कभी शक ना हो। नेक्स्ट सीन में वेन शाओ के पास आती है और थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहती है, मुझे आज के लिए माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। शाओ उससे पूछता है, तुम्हें ये सब किसने बताया? वेन सोचने लगती है और उसे याद आता है कि एयरपोर्ट पर त्यान मिली थी। त्यान वेन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, तू सच में बहुत ब्यूटीफुल है, शायद इसलिए तेरी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड तुझे चीट कर रहे हैं। फिर त्यान अपना फोन निकालती है और वेन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें जाई और शाओ साथ होते हैं। फ्लाइट लैंड होते ही मिंग जाई से पूछता है, तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिली है तो क्या हम थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं? एक तो हमारी हॉलीडेज भी हो जाएंगी और साथ में आंटी के बेबी के बारे में भी और पता कर लेंगे। जाई थोड़ी टेंशन में सोचती है, अब मिंग को क्या बताऊं? जिसे वो ढूंढ रहा है वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। तभी जाई का फोन रिंग होता है। वेन का कॉल आता है। जाई मिंग को वापस जाने के लिए बोलती है और खुद वेन से मिलने चली जाती है। उधर शाओ त्यान से पूछता है, तुमने वेन को देखा? त्यान बताती है, वेन तो पहले ही जा चुकी है, वो कह रही थी कि उसे किसी से हिसाब बराबर करना है। ये सुनकर शाओ बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ वेन जाई को कॉल करके तुरंत अपने पास आने को कहती है। जाई जल्दी में वहां जाने के लिए निकलती है, लेकिन लिफ्ट खराब हो जाती है और वो उसमें फंस जाती है। जाई को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, मतलब बंद जगहों से डर लगता है। इधर वेन आराम से वाइन पी रही होती है। इसी बीच जाई को शाओ का फोन आता है और वो बताती है, मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ। लेकिन तभी सिग्नल चले जाते हैं और कॉल कट हो जाता है। शाओ और मिंग बिना टाइम वेस्ट किए बिल्डिंग में पहुंचते हैं, लेकिन जाई वहां नहीं होती। एक लड़का उन्हें रोकते हुए बोलता है, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है। लेकिन शाओ को गड़बड़ लगती है। वो उस लड़के का फोन छीनकर चेक करता है जिसमें लिखा होता है, वर्क कंप्लीट हो चुका है। शाओ गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर पूछता है, सच सच बता, जाई कहाँ है? उधर लिफ्ट खुलती है और वैन अंदर आकर जाई का चेहरा पकड़कर बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धोखा दिया। 4 साल तक तू मेरे बॉयफ्रेंड के साथ थी, बहुत एंजॉय किया होगा ना, अब तुझे मजा चखाती हूँ। तभी एक लड़का अंदर आकर बताता है, शाओ और मिंग यहाँ आ चुके हैं। वैन ये सुनते ही जाई को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। शाओ चिल्लाते हुए पूछता है, जाई को कहाँ ले गए? वो लड़का डरते डरते कहता है, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन जब शाओ उसे गुस्से में धमकाता है तो वो बोल पड़ता है, वो उसे बिल्डिंग 6 में ले गए हैं। वेन जाई को एक रूम में लेकर जाती है और एक जोरदार स्लैप मारती है। फिर वो उसे कुछ फोटोज दिखाती है जिनमें जाई और शाओ साथ नजर आ रहे होते हैं। जाई शॉक्ड रह जाती है और कहती है, ये फोटोज फेक हैं, मेरे और शाओ के बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। वेन गुस्से में हंसते हुए बोलती है, तू मुझे बच्ची समझती है क्या? शाओ तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, मैं तो बस तेरा टेस्ट ले रही थी। लेकिन जब तू लिफ्ट में फंसी तो तूने अपने बॉयफ्रेंड मिंग को नहीं बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड शाओ से हेल्प मांगी। बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने में तुझे शर्म नहीं आई? ये कहते हुए वेन गुस्से में जाई को धक्का दे देती है। जाई गुस्से में वेन को देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, फिर भी तुमने जानबूझकर मुझे लिफ्ट में बंद कर दिया। वेन बिना किसी रिग्रेट के जवाब देती है, मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए थे और तुमने मेरे फेवर का बदला मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करके दिया। जाई गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दिए हैं और वैसे भी 4 साल पहले तुमने खुद ही शाओ से ब्रेकअप करके
किसी और से शादी कर ली थी, तो फिर शाओ किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। वेन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गुस्से में जाई को जोरदार स्लैप मार दिया। जाई डर के मारे चीखती है, मैं प्रेग्नेंट हूं, और अपनी रिपोर्ट्स निकालकर दिखाती है। वेन रिपोर्ट्स को घूरते हुए देखती है तो जाई समझाने लगती है, मैंने भी तुम्हारी तरह गलती की थी और एक आदमी के साथ सो गई थी जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए शाओ ने मुझे पैसे दिए थे, जिन्हें मैं टाइम टू टाइम रिटर्न कर रही थी। इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वेन सस्पिशियस होकर पूछती है, तुम्हारे बेबी के बारे में किसे पता है? जाई धीरे से जवाब देती है, किसी को भी नहीं। फिर थोड़ा रुककर बोलती है, तुम्हारे पास लुक्स है, फैमिली है, स्टेटस है। शाओ तुम्हें छोड़कर मुझे क्यों चूज करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वेन थोड़ी देर सोचती है और फिर थोड़ा सॉफ्टन होते हुए कहती है, तो मतलब तुम शाओ के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो? जाई सिर हिलाते हुए मना कर देती है और मन ही मन सोचती है, जैसे ही स्वीटी ठीक हो जाएगी मैं ग्रैंडमा को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। वेन का एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाता है। वो गुंडी से एकदम स्वीट बन जाती है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगता है। शाओ और मिंग बाहर खड़े होते हैं। वेन दरवाजा खोलती है। मिंग गुस्से में पूछता है, तुमने जाई के साथ क्या किया? वेन फेक इनोसेंस दिखाते हुए कहती है, मैंने तो उसे लिफ्ट में से बचाया है। उसी समय जाई बाहर आती है। मिंग तुरंत उसे पकड़कर हग करता है और सॉफ्टली पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? मिंग जाई को वहां से ले जाने लगता है। तभी जाते जाते वेन जाई के कान में धीरे से कहती है, अपना प्रॉमिस मत भूलना। शाओ दूर से खड़ा होकर बस सब कुछ देखता रह जाता है। फिर वो वेन की तरफ देखता है और उससे पूछता है, कौन सा प्रॉमिस? वेन मुस्कुराते हुए झूठ बोलती है, जाई मिंग से शादी करने वाली है और उसने मुझसे कहा था कि ये बात किसी को ना बताऊं। मिंग और जाई कार में बैठते हैं। मिंग ड्राइविंग करते हुए पूछता है, तुम सच में ठीक हो? वेन ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? जाई बात बदलते हुए कहती है, तुम्हारी आंटी के बेबी के साथ बहुत बुरा हुआ। उसके फादर ने उसे स्टेयर्स से नीचे फेंक दिया और अब वो बेबी इस दुनिया में नहीं है। मिंग परेशान हो जाता है। वो जाई से रिक्वेस्ट करता है, तुम्हारी और उस बेबी की एज लगभग सेम ही है। क्या तुम मेरी आंटी की बेटी बनने का प्रिटेंड कर सकती हो? इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। मिंग थोड़ी देर सोचकर बोलता है, मेरी आंटी के पास 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है और मैं नहीं चाहता कि उनकी आखिरी विश अधूरी रह जाए। अगर तुम हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें $1 करोड़ रिवॉर्ड भी दूंगा। जाई अपने मन में सोचती है, सिर्फ 1 महीने की तो बात है, और एक्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। उसी कैफे में शाओ वेन के पेरेंट्स से मिलने आया होता है। वहीं मिंग और जाई भी वेन के पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं। वेन के पेरेंट्स मिंग की तारीफ करते हैं और जाई को भी थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने शाओ को बचाया था। शाओ को वो दिन याद आता है जब वेन की माँ ने उसकी इंसल्ट करते हुए कहा था कि वह बहुत गरीब है और वेन के लायक नहीं है, इसलिए उसे वेन से अलग हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने उसके लाए हुए गिफ्ट्स भी बाहर फेंक दिए थे और उसे इतनी जोर से धक्का दिया था कि वह गिरकर घायल हो गया था। उस समय जाई ही थी जिसने उसे अस्पताल पहुंचाया और उसकी देखभाल की। जब शाओ ने जाई से उसका नाम पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया था। आज वेन के माता पिता से बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि वो लड़की जिसने उसकी जान बचाई थी कोई और नहीं बल्कि जाई ही थी। अगले सीन में मिंग और जाई पूल के पास बैठे बात कर रहे होते हैं। मिंग उससे पूछता है कि 4 साल पहले आखिर क्या हुआ था। जाई हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं, बस उसने शाओ के लिए एम्बुलेंस बुला दी थी। तभी जाई के सिर पर कुछ गिरता है और मिंग फौरन उसे हटाने के लिए आगे बढ़ता है। वेन जो पास ही बैठी थी मजाकिया लहजे में कहती है, अब हम चारों रिलेशनशिप में हैं और सब इतने जल्दी अगले स्टेप तक पहुंच रहे हैं, लेकिन तुमने तो अभी तक मुझे छुआ भी नहीं। शाओ उससे सवाल करता है, तुम इतने साल फॉरेन में थी, क्या तुम वहां किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी? वेन कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन मन ही मन सोचती है, शाओ मैंने तुम्हारी वजह से अपने पति और बेटी को छोड़ दिया, अब तुम मुझे छोड़ने की बात भी नहीं सोच सकते। इसके बाद
हम देखते हैं कि शाओ अचानक जाई को दीवार की ओर धकेलता है और तीखे स्वर में पूछता है, तो 4 साल पहले तुमने ही मुझे बचाया था, है ना? जाई बिना कुछ कहे जाने लगती है, लेकिन शाओ उसे पकड़ लेता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब शाओ घायल था और उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वह न सिर्फ गरीब था बल्कि अनाथ भी था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब जाई ही थी जिसने 6 महीने तक उसकी देखभाल की थी, लेकिन वह हमेशा उसके सामने ऐसा दिखाती थी जैसे वह बोल नहीं सकती। इसलिए वह अपनी सारी बातें शाओ के हाथ पर लिखकर बताती थी। शाओ अब उसे घूरते हुए पूछता है, चुप मत रहो, मुझे जवाब दो, तुमने ही मेरी देखभाल की थी, है ना? जाई तुरंत मना कर देती है और जाने लगती है, लेकिन शाओ उसे पकड़कर पानी में धक्का दे देता है और खुद भी पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जाई को तैरना नहीं आता। मिंग भी जाई को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन शाओ उसे पानी के नीचे छिपा लेता है। जाई सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए शाओ उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने लगता है, या यूं कहें कि वह उसे किस कर रहा था। मिंग के वहां से जाने के बाद दोनों पानी से बाहर निकलते हैं। तभी शाओ जाई को एक और किस करता है, लेकिन इस बार कोई उनकी फोटो खींच लेता है। जाई गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी देखभाल सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वेन तुम्हें पसंद करती थी, और मैंने तुम्हें अपने बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे अपनी देखभाल करने नहीं दोगे। शाओ उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या तुम सच बोल रही हो? तुमने सिर्फ वेन के लिए मेरी देखभाल की थी? जाई उसकी आंखों से नजरें चुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, अब मुझसे दूर रहो और ऐसा कुछ दोबारा पब्लिकली मत करना। मैं नहीं चाहती कि वेन को हमारे बारे में कुछ भी पता चले। इसके बाद जाई बाहर आती है, जहां मिंग सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह जाई को देखता है, सिगरेट बुझा देता है। वह शांत लहजे में पूछता है, तो हो गई तुम्हारी शाओ से बात? जाई थोड़ा चौंक कर पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं शाओ के साथ थी? मिंग मुस्कुरा कर कहता है, बस यूं ही अंदाजा लगा लिया। मिंग गंभीर होते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोच सकती हो? जाई कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ उसकी ग्रैंडमा थी। उनकी घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, स्वीटी बेहोश हो गई। यह सुनते ही जाई घबरा जाती है। मिंग भी हैरान रह जाता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि जाई की एक बेटी भी है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिंग, जाई और उसकी ग्रैंडमा स्वीटी को अस्पताल ले जाते हैं। जाई की दादी जोर जोर से रो रही होती है। मिंग उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और भरोसा दिलाता है, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अंदर आते हैं और थोड़ा सीरियस टोन में बताते हैं, स्वीटी को हार्ट डिजीज है, सर्जरी कर भी दी जाए तो सक्सेसफुल होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिंग घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे डॉक्टर से बोलता है, आप कुछ भी करिए, लेकिन स्वीटी को बचा लीजिए, जितना भी खर्च आएगा मैं दूंगा। डॉक्टर थोड़ा सोचकर कहते हैं, एक ऑप्शन है प्रोफेसर सॉन्ग, जो हार्ट डिजीज के स्पेशलिस्ट माने जाते थे, लेकिन दिक्कत ये है कि वो अब रिटायर हो चुके हैं। अगर तुम किसी तरह उन्हें ढूंढ सको तो तुम्हारी बेबी को बचाने की चांस ज्यादा होगी। जाई फौरन डॉक्टर को थैंक यू बोलती है और खुद से कहती है, मैं किसी भी हालत में प्रोफेसर सॉन को ढूंढ लूंगी। ग्रैंडमा रोती हुई जाई को देखती है और कहती है, तूने पहले ही स्वीटी के इलाज में अपनी पूरी सेविंग उड़ा दी, अब तू सर्जरी के पैसे कहां से लाएगी? मिंग तुरंत बोलता है, आप इस चीज की टेंशन मत लो, सारा खर्च मैं उठाऊंगा। लेकिन जाई उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अरेंज कर लूंगी। कुछ पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी, बाकी स्वीटी के फादर से लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जाई शाओ के पास आती है। उसके दिमाग में अपनी ग्रैंडमा की बातें घूम रही होती हैं। वो शाओ को देखती है और बिना इमोशंस के कहती है, मेरे पास हमारी एक वीडियो है, अगर नहीं चाहते कि मैं इसे पब्लिकली लीक करूं तो $1 मिलियन दे दो। शाओ एकदम कूल अंदाज में स्माइल करता है और कहता है, ओह तो कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं चाहता हूं कि सबको पता चले कि तुम और मैं रिलेशनशिप में थे।
जाई थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, मेरी शादी होने वाली है और मुझे गिफ्ट्स के लिए मनी चाहिए। मैं इतने टाइम तक तुम्हारे साथ थी तो इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं होगी। शाओ थोड़ा सीरियस होकर कहता है, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता, फिर भी तुम उससे शादी करना चाहती हो? जाई एकदम नॉर्मल टोन में जवाब देती है, अगर पैसा आ रहा हो तो किसे प्रॉब्लम होगी? कौन नहीं चाहता कि उसके पास ज्यादा पैसा हो? इसके बाद जाई कहती है, मिंग एक रिच फैमिली से है तो मेरे पास भी अच्छे पैसे होने चाहिए ताकि मैं उसके स्टेटस से मैच कर सकूं। शाओ सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, इतने सालों तक तुम मेरे साथ थी तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। और वो वहां से चला जाता है। अब जाई सोच रही होती है, वैन का फैमिली बिजनेस मेडिकल से जुड़ा हुआ है तो शायद उसके पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा प्रोफेसर सॉन्ग से कांटेक्ट करने का। फिर हम देखते हैं कि जाई फ्लाइट में ड्रिंक सर्व कर रही होती है। तभी एक आदमी चुपके से उसकी पिक्स क्लिक कर रहा होता है। जाई शांति से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो उससे ड्रिंक मांगता है। जाई बिना शक किए उसे ड्रिंक पकड़ाती है, लेकिन वो आदमी जानबूझकर उसे गोद में गिरा लेता है और कहता है, इसे क्लीन करो। जाई थोड़ा घूरते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी। वो आदमी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे क्लीन करवाने की कोशिश करता है। जाई गुस्से में झटक कर कहती है, अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। लेकिन तभी शाओ अंदर आकर सिचुएशन हैंडल कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर जाई को सस्पेंड कर देता है। जाई शॉक्ड होकर कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन मैनेजर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे सस्पेंड कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब वेन का प्लान था। वो मैनेजर से कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ इस एयरलाइन से नहीं बल्कि पूरे देश की सभी एयरलाइन से बैन हो जाए ताकि इसे कहीं भी नौकरी न मिले। जाई के दिमाग में बस एक ही सवाल था, अब स्वीटी की बीमारी के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? अब तो जॉब भी नहीं रही। तभी उसे शाओ का मैसेज आता है कि वो अपना चेक लेने आ सकती है। जाई जैसे ही आगे बढ़ती है तभी देखती है कि एक लेडी बेहोश होकर गिर गई है। वो बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ती है और उसे सीपीआर देती है। आसपास खड़े लोग उसे घूरने लगते हैं और उसकी बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में लेडी होश में आती है और जाई से पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे आता है? जाई हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मेरी बेटी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत फर्स्ट एड पता है। लेडी उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मुझे भी हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। इतने में उसका सेक्रेटरी आकर उसे उठाता है। जाई ज्यादा अटेंशन नहीं चाहती थी तो फौरन वहां से चली जाती है। लेकिन जाते जाते लेडी अपने सेक्रेटरी से कहती है, इस लड़की की पूरी जानकारी निकालो, मैं उसे पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर में जाई शाओ के घर पहुंच जाती है और टेबल से चेक उठाती है। लेकिन तभी शाओ उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। उसका लैपटॉप ऑन था और उसने उस वीडियो को प्ले कर दिया। शाओ उसे घूरते हुए कहता है, मैंने ये वीडियो पूरे $1 मिलियन में खरीदी है, तो जाहिर सी बात है कि इसे देखने का हक मेरा बनता है ना? जाई घबराकर वीडियो को पॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती वीडियो दिखाता है। जाई गुस्से से चीखती है, शाओ तुम कितने शेमलेस हो। शाओ हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, शेमलेस मैं हूं या तुम? वीडियो चोरी छिपे किसने बनाई थी? जाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिन्नतें करते हुए कहती है, प्लीज शाओ मुझे जाने दो। शाओ उसे छोड़ देता है। फिर ठंडे लहजे में पूछता है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस एयरलाइन का ऑनर है, तो उसने तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं की? जाई बिना जवाब दिए जाने लगती है, लेकिन शाओ फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे पर किसी की नॉक होती है। वो कोई और नहीं, वेन थी। शाओ दरवाजा खोलता है तो वेन उसे सस्पिशियस नजरों से देखती है और कहती है, मैं इतनी देर से नॉक कर रही थी, अंदर क्या चल रहा था? शाओ कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस गेम खेल रहा था। वेन कहती है, घर में इतनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है?
कोई गेस्ट आया था? शाओ हल्के से मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है? वेन झूठी हंसी के साथ कहती है, नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर अचानक उसे जाई की याद आती है। वो शाओ की ओर मुड़कर पूछती है, वैसे मैंने सुना कि जाई के साथ कुछ हुआ है। मैं उसे कॉल कर रही थी लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा। तुमने उसे देखा है? शाओ बिना हिचकिचाहट मना कर देता है। वैन तुरंत जाई को कॉल करने लगती है लेकिन शाओ उससे फोन लेकर खुद कॉल करने का नाटक करता है। वैन घूर कर कहती है, अजीब बात है, उसका नंबर तो लग ही नहीं रहा, मुझे उसकी चिंता हो रही है। शाओ कहता है, वो कोई बच्ची नहीं है, खुद का ख्याल रख सकती है। वैन ये सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शाओ को जाई की कोई परवाह नहीं है। वो शाओ को इम्प्रेस करने के लिए दिखावा करती है कि जाई का कॉल आ रहा है और फौरन वहां से चली जाती है। शाओ जाई को एक नोट दिखाता है जो उसने कभी उसकी रिकवरी के दौरान लिखा था। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है और बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे वो लव लेटर्स जो वैन ने मुझे दिए थे। तो तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? जाई का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है लेकिन वो चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने देती। मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें ये कभी नहीं बता सकती कि वो सारे लव लेटर्स मैंने लिखे थे। वो जल्दी से बहाना बनाती है, मेरी और वैन की हैंडराइटिंग सेम है क्योंकि हम बचपन की दोस्त हैं। हमने साथ में लिखना पढ़ना सीखा था। शाओ उसे घूरते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो अच्छा नहीं होगा। तभी जाई का फोन बजता है। डॉक्टर का कॉल देखते ही वो जल्दी से वहां से निकल जाती है लेकिन शाओ भी उसके पीछे पीछे अस्पताल पहुंच जाता है रिजल्ट्स कलेक्ट करने के लिए। जाई मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ कि ये रिपोर्ट्स मेरी हैं, स्वीटी की नहीं, वरना शाओ को सब कुछ पता चल जाता। शाओ उसकी रिपोर्ट्स देखता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। जब वो लौट रहा होता है तभी स्वीटी उससे टकरा जाती है। वो उसके पास जाकर पूछता है, बेबी तुम ठीक तो हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी? स्वीटी मासूमियत से कहती है, मुझे लगा कि मैंने अपनी मम्मी को यहाँ देखा। शाओ उसे ध्यान से देखता है और पूछता है, तुम्हारी मम्मी पापा का नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करके बुला देता हूँ। स्वीटी शरारती अंदाज में कहती है, मेरे पास डैडी नहीं है, मेरे पास सिर्फ मम्मी और ग्रैंड माँ है। वो जैसे ही अपनी मम्मी का नंबर देने वाली होती है, ग्रैंड माँ वहां पहुंच जाती है और घबराकर कहती है, मैं तो बस वॉशरूम गई थी, इतनी देर में तुम कहाँ भाग गई? स्वीटी मासूमियत से जवाब देती है, मैं भागी नहीं थी, मैंने मम्मी को यहाँ देखा था। ग्रैंड माँ हल्का सा हंसते हुए कहती है, तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं हो सकती, वो तो बड़े से प्लेन में काम करती है। शाओ ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है, क्या स्वीटी की मम्मी भी एयरलाइंस में काम करती है? ग्रैंडमा उसे ध्यान से देखने लगती है। उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है, मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। शाओ खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, मैं इस एयरलाइन का पायलट हूँ, शायद मैं स्वीटी की मम्मी को भी जानता हूँ। उनका नाम क्या है? ग्रैंडमा को अचानक याद आता है कि एक बार जाई नींद में शाओ का नाम ले रही थी। वो जल्दी से स्वीटी का हाथ पकड़ती है और वहां से चली जाती है। वो तुरंत जाई को कॉल करके कहती है, स्वीटी ने आज तुम्हें देखा था। तभी जाई के पीछे शाओ आ जाता है और पूछता है, तुम किससे बात कर रही थी और इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो उसकी आंखों में देखता है और सीधा सवाल करता है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि फ्लाइट में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कौन हो सकता है, फिर भी तुम चुप क्यों हो? ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? वो आगे पूछता है, तुमने वैन से क्या प्रॉमिस किया था? जाई गहरी सांस लेकर कहती है, ये सब मेरे और वैन के बीच की बात है, तुम्हें इसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शाओ एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, वो तुम पर झूठे इल्जाम लगा रही है, तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर रही है, तुम्हारी जॉब भी जा सकती है और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाई ठंडी आवाज में जवाब देती है, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, वैसे भी लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। शाओ चौंक कर कहता है, जब तुम मेरे साथ थीं
तब मेरा और वेन का ब्रेकअप हो चुका था। तो फिर तुम मेरी मिस्ट्रेस कैसे हुई? जाई हल्का सा हंसकर कहती है, जो भी है, मैं अब कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती। तुम वेन के साथ खुश रहो और मैं अपनी लाइफ में। वो शाओ के हाथ से मेडिसिन लेती है और वहां से चली जाती है। जब वो स्वीटी के पास पहुंचती है तो उसे समझाने लगती है, मैंने सुना कि तुम बिना बताए कहीं चली गई थी। स्वीटी मासूमियत से कहती है, मम्मी मैं आज एक बहुत हैंडसम अंकल से मिली और मुझे वही डैडी चाहिए। गेट के पास से गुजरते हुए शाओ बिना देखे ही आगे बढ़ जाता है, जबकि जाई और स्वीटी वहीं खड़े होते हैं। जाई धीरे से स्वीटी को समझाती है, जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे डैडी ढूंढ दूंगी। वो स्वीटी को सख्ती से समझाती है कि अगर कोई उससे उसकी मम्मी का नाम पूछे तो उसे कुछ भी नहीं बताना है। इसी बीच ग्रैंडमा वहां आती है और जाई से पूछती है, तुम्हारी प्रोफेसर सॉन्ग से बात हुई? जाई हल्के से सिर हिलाकर मना कर देती है। ग्रैंडमा एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, स्वीटी के डैडी क्या शाओ ही हैं? जाई चौंक कर पूछती है, आपको ये कैसे पता? ग्रैंडमा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, जब तुम प्रेग्नेंट थी तब तुम हमेशा शाओ का नाम बड़बड़ाती रहती थी। ग्रैंडमा जाई को समझाने लगती है, अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं हमेशा तुम्हारी और स्वीटी की देखभाल नहीं कर सकती। तुम्हें अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहिए ताकि तुम दोनों एक अच्छी लाइफ जी सको। जाई शांत आवाज में कहती है, शाओ की पहले से एक फियांसे है और मैं उसकी लाइफ को अब और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ग्रैंडमा मिंग का नाम लेती है और तभी मिंग वहां आ जाता है। वह आत्मविश्वास से कहता है, मैं और जाई हमेशा साथ रहेंगे। मैं जाई और स्वीटी दोनों का ध्यान रखूंगा। जाई थोड़ा हैरान होकर पूछती है, तुम वापस आ गए? मिंग हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, मैं सिर्फ खुद ही नहीं लौटा बल्कि किसी और को भी साथ लाया हूं। मिंग के पीछे खड़ी ली सामने आती है। जाई उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। ली स्वीटी का चेकअप करती है और गंभीरता से कहती है, स्वीटी की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। मैं सिर्फ सर्जरी का रिस्क कम कर सकती हूँ, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकती कि ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल होगा। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ली पहले से ही जाई को जानती थी। पुरानी यादों में वेन शाओ को एक लव लेटर देती है और तभी पीछे से ली जाई से पूछती है, तुम शाओ को पसंद करती हो, फिर वेन के लिए लव लेटर क्यों लिख रही हो? जाई धीरे से कहती है, बस तुम शाओ को कुछ मत बताना। ली जाई के इस भोलेपन से नाराज होकर उससे दोस्ती खत्म करने का फैसला करती है और वहां से चली जाती है। मौजूदा समय में मिंग ली को अपने घर पर इनवाइट करता है। वह जाई से कहता है कि उसकी आंटी भी वापस आ चुकी हैं, तो अब उसे अपनी एक्टिंग शुरू करनी पड़ेगी। जाई खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ वेन का सेक्रेटरी शाओ की सारी डिटेल्स और शेड्यूल उसे बता रहा होता है। वेन सुनते ही कहती है, तो शाओ जाई से मिलने जा रहा है? सेक्रेटरी बताता है, शाओ अभी भी हॉस्पिटल में है और उसी हॉस्पिटल में जाई की बेटी भी एडमिट है, जो सिर्फ 3 साल की है। उसे हार्ट डिजीज है। वेन तुरंत शाओ को कॉल करके कहती है, मैं ज्वेलरी शॉप पहुंच गई हूं। इसके बाद वह अपने सेक्रेटरी से कहती है कि उन लोगों पर नजर रखी जाए। वेन कहती है, पहले शॉपिंग करते हैं, फिर मिंग के घर डिनर के लिए चलेंगे। लेकिन शाओ ठंडे लहजे में कहता है, मैं यहाँ शॉपिंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमसे जाई की फ्लाइट वाले इंसिडेंट के बारे में बात करने आया हूँ। ये सब तुमने करवाया था? इसी बीच ली, जाई और मिंग भी वहां पहुंचते हैं। ली सीधा वेन की तरफ देखकर तंज कसती है, किसी के लवर को छीनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? वेन गुस्से में जवाब देती है, अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जाई दोनों को शांत कराने की कोशिश करती है। शाओ ली से पूछता है, तुम कब वापस आई? ली ठंडी आवाज में कहती है, क्या मुझे वापस आने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए थी? शाओ सीरियस होकर कहता है, मैंने तुम्हें कभी ऑफेंड नहीं किया, फिर तुम मुझसे इतनी रूडली क्यों बात कर रही हो? ली गुस्से में शाओ और वेन पर ताने मारने लगती है। जाई उसे रोकने की कोशिश करती है तो ली कहती है, इस ज्वेलरी शॉप का टेस्ट भी तुम्हारे इन जैसे लोगों की तरह ही बेकार है। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदने वाली।
वो जाई का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाती है। शाओ थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, ये ली क्या बोल रही थी, इसका क्या मतलब है? वेन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे ली और मेरा कॉलेज में पहले कोई झगड़ा हुआ था, तभी से वो मुझे ताने मारती रहती है, उल्टी सीधी बातें बनाती है मेरे बारे में, जबकि सच तो ये है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। उल्टा ली ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगा दिए थे। शाओ ने इस पर कुछ नहीं कहा तो वेन ने अपना ड्रामा चालू कर दिया। वो इमोशनल होते हुए बोली, हम दोनों कितने सालों से लव में हैं और तुम किसी आउटसाइडर की बातों पर भरोसा कर रहे हो। शाओ ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैं अब आगे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर सोचने लगा कि इस बार सच का पता लगाना पड़ेगा। उसे लग रहा था कि जाई उससे कुछ बड़ा छुपा रही है। उधर ली ने जाई और मिंग से पूछा, तुम दोनों आज क्या अनाउंस करने वाले हो? जाई और मिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से निकल गए। उन्हें साथ देखकर ली का मूड और अच्छा हो गया। अब सीन कट होता है मिंग के घर पर, जहां फैमिली वाले किसी बिग न्यूज का वेट कर रहे होते हैं। सब यही सोच रहे होते हैं कि आंटी की बेटी कौन है। तभी मिंग जाई को लेकर आता है और पूरा सीन ही पलट जाता है। पता चलता है कि मिंग की आंटी वही है जो उस दिन कंपनी के सामने बेहोश हो गई थी और जिनकी हेल्प जाई ने की थी। आंटी जाई को देखते ही गले लगा लेती हैं। वेन को जाई की खुशी एकदम पसंद नहीं आई। उसने सबके सामने कहा, अरे ये लड़की तो कचरे में पड़ी एक पुअर गर्ल है, ये आपकी डॉटर कैसे हो सकती है? मिंग ने इशारा किया और सेक्रेटरी ने डीएनए रिपोर्ट सबके सामने रख दी, जिसमें क्लियर लिखा था कि जाई ही आंटी की रियल बेटी है। सब लोग बोले, आज तो लू फैमिली के लिए बड़ा हैप्पी मोमेंट है। वेन को ये सब हजम नहीं हुआ। उसने सबके सामने शाओ और जाई का किस करते हुए वीडियो प्ले कर दिया। जाई ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये सब गलत फहमी है, लेकिन वेन ने ताना मारते हुए कहा, तुम सिर्फ प्रोस्टिट्यूट ही नहीं बल्कि बहुत शेमलेस हो, न जाने कितने लड़कों के साथ बेड शेयर किया होगा। वेन ने यह भी बताया कि जाई की एक बेटी भी है। जाई ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने प्रॉमिस किया था कि ये बात किसी को नहीं बताओगी। पर वेन रुकी नहीं और जाई पर इल्जाम लगाती रही। आंटी ने नाराज होकर कहा, मेरे हस्बैंड का अफेयर था और इसी वजह से वो मुझे मारते थे। मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया और अब मेरी अपनी बेटी किसी और का घर बर्बाद कर रही है। मिंग ने सफाई देते हुए कहा, आंटी प्लीज, वैन की बातों पर यकीन मत करो, ये सब झूठ है। लेकिन आंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं किसी प्रोस्टिट्यूट को अपनी बेटी नहीं मान सकती। तभी शाओ वहां आकर कहता है, जाई कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है। वेन ने शाओ को चुप रहने को कहा, लेकिन शाओ ने क्लियर किया कि मेरा और जाई का रिलेशन जब हुआ उससे पहले ही मैं वेन से ब्रेकअप कर चुका था। इसके बाद शाओ ने वो वीडियो प्ले किया जिसमें यह साफ दिख रहा था कि वेन ने फ्लाइट में पैसेंजर को पैसे दिए थे ताकि जाई की रेप्यूटेशन खराब हो। उसने वो चेक भी दिखाया जिससे ये प्रूव हो गया। ये सब सुनते ही आंटी ने वेन को थप्पड़ जड़ दिया। वेन ने गुस्से में कहा, ये सब जाई की वजह से हुआ है। उसने मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया। मैं शॉ को 3 साल से पसंद करती थी। तभी ली आई और बोली, वेन, तुम्हारा एक्टिंग टैलेंट तो वाकई कमाल का है। तुम कहती हो कि तुमने जाई की ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए थे, लेकिन ये भूल गई कि ग्रैंडमदर का एक्सीडेंट किसने किया था। वो तुम ही थी जिसने कार से जाई की ग्रैंडमदर को हिट किया था। जाई का पारा हाई हो गया और उसने गुस्से में वेन को एक थप्पड़ लगा दिया। लेकिन इसी बीच आंटी का बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। वेन रोते हुए बोली, शाओ, तुम 3 साल तक मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। मैं तुम्हें लेटर्स लिखती थी, फिर भी तुम हमेशा जाई का ही साथ देते हो। ली ने तुरंत बीच में आकर कहा, बस करो वेन, तुम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो। तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी टेरिबल थी। अगर उस टाइम जाई ने तुम्हारी हेल्प न की होती तो तुम कभी भी शाओ से ठीक से बात भी नहीं कर पाती। तुम्हारे सारे लव लेटर्स भी जाई ने ही लिखे थे। आंटी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हल्की फुल्की चोटें आई हैं। जाई ने अपनी मॉम को पूरी सिचुएशन समझाई। मिंग ने माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए कहा,
जाय का बेबी बहुत क्यूट है, आपको उससे मिलना चाहिए। आंटी जब स्वीटी से मिली तो उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, मैं काफी टाइम से एक हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रही हूँ जहाँ हार्ट डिजीज पर रिसर्च हो रही है। अगर स्वीटी को वहां ले जाया जाए तो उसका ट्रीटमेंट बेटर हो सकता है। ये सुनकर जाय इमोशनल हो गई और आंटी को टाइटली हग कर लिया। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर कुछ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे होते हैं और जाय उन पर साइन कर देती है। तभी शाओ उसे देख लेता है। कुछ देर बाद वह स्वीटी के रूम में पहुंचता है और पूछता है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? स्वीटी मासूमियत से जवाब देती है, वो किसी काम से बाहर गई है लेकिन जल्दी आ जाएंगी। शाओ फिर पूछता है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? स्वीटी को अचानक याद आता है कि मम्मी ने किसी को भी उनका नाम न बताने के लिए कहा था। वह कंफ्यूज होकर बोलती है, ओह मैं भूल गई। इसी बीच नर्स आती है और स्वीटी को मेडिसिन देते हुए कहती है कि आज उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। जब नर्स उसे इंजेक्शन देने लगती है तो स्वीटी डर कर कहती है, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर रुक सकते हैं? नर्स शाओ को स्वीटी का डैड समझकर उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है। स्वीटी हंसते हुए बोलती है, आप मेरे डैडी तो नहीं हो, लेकिन अगर आप मेरे डैडी बन जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। शाओ हंसकर बोलता है, तुम तो बहुत ब्रेव हो। स्वीटी खुश होकर कहती है, हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। शाओ ने स्माइल करते हुए कहा, रुको मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाता हूँ। दोनों ने पिंकी प्रॉमिस किया और वह चला गया। थोड़ी देर बाद जाई वहां पहुंची और स्वीटी से कहा, अब हमें जाना चाहिए। लेकिन स्वीटी ने जिद पकड़ ली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अंकल मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। पर जाई जबरदस्ती उसे वहां से ले गई। कुछ देर बाद जब शाओ वापस आया तो कमरा खाली था। नर्स ने बताया कि वे लोग काफी पहले ही जा चुके थे। अगले सीन में जाई अपने मैनेजर को रिजाइन देती है। उसका अकड़ू एटीट्यूड अब पूरी तरह बदल चुका था। मैनेजर उसे मिसेस जाई कहकर एड्रेस करता है और कहता है, आप आधी एयरलाइन की ऑनर हैं, ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं? जाई शांति से जवाब देती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। जैसे ही मैनेजर को ये पता चलता है वह तुरंत शाओ को कॉल कर देता है। इस बीच जाई एयरपोर्ट से बाहर निकल रही होती है। तभी सीवी उसे रोक लेती है। वह घबराई हुई कहती है, अगर तुम चली गई तो शाओ बहुत सैड हो जाएगा, वो पिछले 4 साल से तुमसे प्यार करता है। जाई स्माइल करते हुए जवाब देती है, नहीं शाओ मुझसे प्यार नहीं करता। सीवी गहरी सांस लेते हुए कहती है, 4 साल पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो तुम्हारे लिखे हुए लेटर को कसकर पकड़े हुए था। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी वो सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। जाई अचानक सोच में पड़ गई, क्या सच में शाओ मुझसे प्यार करता था? ये सोचते ही वह तेजी से वहां से चली गई। इधर वेन ने शाओ को कॉल किया और कहा, शाओ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे एक और चांस दो। शाओ कुछ सेकंड सोचकर बोलता है, ठीक है मुझसे मिलने आओ। वेन खुशी खुशी उसके पास पहुंची, लेकिन शाओ ने उसे 2 लव लेटर्स दिखाए और कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे ये 2 लेटर्स पढ़ रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हारा सपना है कि तुम बेस्ट फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती हो, यानी तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। वेन ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, शाओ मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। शाओ ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती तो मेरे सबसे मुश्किल टाइम में मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती। अगर जाई नहीं होती तो मेरी केयर करने वाला कोई नहीं होता। शायद मैं आज सिर्फ एक फेल्ड कैप्टन बनकर रह जाता। वह गहरी सांस लेते हुए बोला, अब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। ली स्वीटी की हालत चेक करके बताती है, अब तो ओपन चेस्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, सक्सेस रेट भी बस 70% ही है। जाई टेंशन में आकर पूछती है, तूने प्रोफेसर सॉन्ग से बात करने की कोशिश की? ली हल्का सा सिर हिलाती है, नहीं वो तो जॉब से रिटायर हो गए थे, तब से उनका कोई अता पता नहीं। इतने में वेन अंदर आती है और कहती है, प्रोफेसर सॉन्ग अभी भी मेडिकल डिवाइसेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे बस मेरे डैड ही बात कर सकते हैं। अगर तुम्हें उनकी हेल्प चाहिए तो मेरी कंडीशन माननी होगी। वेन सीधा जाई की आंखों में देखते हुए बोलती है, तुझे शाओ से ब्रेकअप करना होगा, एयरलाइंस छोड़नी होगी
और अपनी बेटी को लेकर इस कंट्री से दूर चले जाना होगा और फिर कभी वापस नहीं आना। ली इरिटेट होकर बोलती है, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। फिर थोड़ा सोच कर कहती है, वो सिंगल मदर है, कहाँ जाएगी, अपनी बेटी को अकेले कैसे संभालेगी। पर जाई वेन की कंडीशन मानने के लिए तैयार हो जाती है। वो शाओ को मिलने के लिए बुलाती है। जब शाओ आता है तो जाई उसके लिए खाना बनाती है। शाओ एक बाइट लेते ही पूछता है, क्या वो सारे लेटर्स तुमने लिखे थे? जाई सिर झुकाकर कहती है, हाँ। शाओ कंफ्यूज होकर पूछता है, क्यों? जाई गहरी सांस लेकर कहती है, क्योंकि मैं अपनी बहन को ना नहीं कर पाई। शाओ थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलता है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया पर कभी बताया तक नहीं। जाई हल्की सी हंसी के साथ कहती है, तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं सिर्फ वेन की जगह भरने के लिए हूं और जब वो वापस आ जाएगी तो मुझे हट जाना होगा। शाओ उसके पास आता है और थोड़ा सीरियस होकर कहता है, हाँ, स्टार्टिंग में मुझे सच में लगा था कि तुम सिर्फ उसकी सब्स्टिट्यूट हो, पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कभी वेन पसंद थी ही नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया था। जाई हल्की सी हंसी के साथ कहती है, फिर तुमने हमारे रिश्ते को पब्लिक क्यों नहीं किया? जैसे ही वेन वापस आई तुमने उसके लिए रिंग कस्टमाइज करवाई और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। शाओ पॉकेट से एक रिंग निकालता है और घुटनों पर बैठकर कहता है, यह रिंग तुम्हारे और मेरे नाम की है, वेन की नहीं। मैंने उसका प्रपोजल सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया ताकि तुम जलन महसूस करो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है, क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं? जाई एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर पीछे हटते हुए बोलती है, तुम्हें सब रियलाइज होने में इतनी देर क्यों लगी? अब बहुत देर हो चुकी है। वो थोड़ा रुक कर कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ आखिरी बार डिनर करना चाहती थी, बट नाउ इट्स नॉट इवन नेसेसरी। वो एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, मेरी एक बेटी है और वो तुम्हारी नहीं है, और अब मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर तुमने मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स न दी होती तो शायद ये सब ना होता। शाओ का चेहरा शॉक में चला जाता है। तुम मुझसे दूर जाने के लिए झूठ बोल रही हो, राइट? पर जाई अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहती है, स्टे अवे फ्रॉम मी, मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूं। वेन दूर खड़ी सब सुन रही होती है। वो अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहती है, जाई को प्रोफेसर सॉन्ग से मिलवा दो। सेक्रेटरी थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, पर उसने तो आपका बॉयफ्रेंड छीन लिया था, आप उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती हैं? वेन एक ठंडी हंसी के साथ कहती है, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे रही। उसकी बेटी वैसे भी बीमार है और अगर सर्जरी के दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सेक्रेटरी हैरानी से उसे देखता है, लेकिन वेन बिना हिचकिचाहट कहती है, अगर एक छोटी बच्ची की जान चली भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? उधर ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी शुरू हो चुकी होती है। अचानक स्वीटी की हालत बिगड़ने लगती है। एक नर्स बाहर आती है और जाई से कहती है, स्वीटी की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है, उसे अर्जेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। नर्स आगे समझाती है, हार्ट डिजीज जेनेटिक होती है, अगर पेरेंट्स का ब्लड ट्रांसफर किया गया तो बीमारी और बढ़ सकती है। क्या तुम्हारे किसी दोस्त का ब्लड ग्रुप AB है? शाओ तेजी से अंदर आया और घबराते हुए बोला, मेरा ब्लड ग्रुप AB है, मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ। लेकिन जाई ने उसे रोकते हुए कहा, तुम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तभी मिंग भी आगे आया और बोला, मेरा ब्लड ग्रुप भी AB है, मैं डोनेट कर सकता हूँ। डॉक्टरों ने उसे तुरंत अंदर ले लिया। शाओ जाई की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो क्या तुम मुझसे यह सच हमेशा छुपाती कि मैं ही स्वीटी का असली पिता हूँ? जाई का चेहरा कठोर हो गया। स्वीटी सिर्फ मेरी बेटी है। शाओ ने गहरी नजर से उसकी आंखों में झांका। वो मेरी भी बेटी है, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? जाई की आंखें छलक पड़ी, क्योंकि तुमने कभी बच्चा चाहा ही नहीं था, और उसे उस दिन की याद आ गई जब उसने शाओ से पूछा था, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? और उसने बेरुखी से जवाब दिया था, फिर अबॉर्शन करवा लेना, बिकॉज मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। शाओ ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, तो इसीलिए तुमने मुझसे दूर रहकर स्वीटी की परवरिश की थी। जब तुमने ग्रैंडमदर के नाम पर मुझसे पैसे लिए थे तब भी तुम पहले से प्रेग्नेंट थी, है ना? तभी मिंग वहां आया और दोनों को शांत कराते हुए बोला,
क्या इस तरह झगड़ने से स्वीटी ठीक हो जाएगी? डॉक्टर बाहर आए और गंभीर लहजे में बोले, हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। जाइए चौकी। क्यों डॉक्टर? डॉक्टर ने बताया, सर्जरी के दौरान जिस एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया गया था वह शायद किसी ने बदल दिया था। यही वजह रही कि ऑपरेशन के दौरान इतनी प्रॉब्लम्स हुई। शाओ बाहर खड़ा होकर यह सब सुन रहा था। वह स्वीटी के पास गया और उसे निहारने लगा। उसे याद आया जब पहली बार स्वीटी ने उसे डैडी कहकर पुकारा था। डॉक्टरों ने बताया कि स्वीटी को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी। मिंग जाई से बोला, हमें आंटी से मदद लेनी चाहिए, उनके पास कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। तभी वैन आंटी को लेकर आई, लेकिन आंटी आते ही गुस्से में फट पड़ी। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला, जाई मेरी बेटी नहीं है। वह सब पर भड़क उठी। जब तक मुझे मेरी असली बेटी के बारे में नहीं बताया जाएगा, मैं तुम्हारी बेटी की सर्जरी नहीं होने दूंगी। वैन आग में घी डालने का काम कर रही थी और आंटी को और भड़का रही थी। इस दौरान जाई स्वीटी के पास बैठकर रो रही थी। अब मैं उसकी जान बचाने के लिए लीवर कहाँ से लाऊं? तभी डॉक्टर आए और खुशखबरी दी, हमें स्वीटी के लिए उपयुक्त डोनर मिल गया है। जाई डोनर से मिलने की विनती करने लगी, लेकिन डॉक्टर मना करते हुए बोले, हमारे अस्पताल के नियमों के अनुसार डोनर की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। असल में शाओ डॉक्टर से अलग जाकर मिला और बोला, मैं स्वीटी का पिता हूँ, आप मेरे लिवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में किसी को मत बताइएगा। जाई दूर से देख रही थी कि कोई व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रहा है। वह खुद को समझाने लगी, शायद मेरी थकान और तनाव का असर है। तभी वैन वहां पहुंची और शाओ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे सख्ती से अनदेखा कर दिया। गुस्से में वैन ने किसी को फोन किया और कहा, मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगी, लेकिन जाई और उसकी बेटी को खत्म कर दो। जाई अस्पताल से बाहर निकल रही थी कि उसे फोन आया, स्वीटी गायब हो गई है। अगले ही पल कोई उसे पीछे से पकड़कर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक कंस्ट्रक्शन साइट में पाया। स्वीटी भी वहीं थी। वैन मुस्कुराई, तुम जितना चाहे चिल्ला सकती हो, लेकिन यहाँ कोई तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं है। वह आगे बोली, शाओ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना लीवर डोनेट कर दिया, इसलिए अब वह यहाँ नहीं आ सकता। उसने एक बॉक्स की ओर इशारा किया, इसमें बम है और मेरे इस बटन को दबाते ही 10 मिनट में धमाका हो जाएगा। जाई गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज ऐसा मत करो। तभी किसी ने शाओ को इन्फॉर्म किया कि जाई और स्वीटी लापता है। शाओ तुरंत दौड़ता हुआ उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा। आंटी लोगों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी ग्रैंडमदर आ गई। आंटी ने उनके हाथ में एक लॉकेट देखा और चौंक गई। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ग्रैंडमदर ने बताया, तुम तो अपनी बेटी को छोड़कर चली गई थी, मैंने उसे गोद लिया था। आंटी की आंखों में आंसू भर आए, जाई ही मेरी असली बेटी है। शाओ तेजी से जाई की रस्सियां खोलता है और फिर दौड़कर वैन के हाथ से रिमोट छीन लेता है। बम को दूर फेंक दिया जाता है और धमाका टल जाता है। कुछ समय बाद जाई की आंखें अस्पताल में खुली। स्वीटी कैसी है? मिंग मुस्कुराया, अब वह खतरे से बाहर है। उसने आगे बताया, वैन और उसके माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ समय बाद जाई और स्वीटी ग्रैंडमदर की कब्र पर फूल चढ़ा रहे थे। स्वीटी ने मासूमियत से पूछा, माँ, डैड अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तभी शाओ पीछे से आया और जाई को गले लगा लिया। फिर उसने स्वीटी को भी प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। जाई अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गई। और बस इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और ऑसम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।